नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का गजानन क्लासेज के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान विषय के मानव तंत्र का एक टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पाचन तंत्र को स्टार्ट किया था। और पाचन तंत्र के अंदर हम लोगों ने जो पहला पाचन अंग है वो कंप्लीट किया था मुख। जो दूसरा पाचन अंग है वो अपना है ग्रसनी। ठीक है, मुख के बाद में ये अपनी मुख गुहा होती है। ठीक है, इस मुख गुहा का जो अंतिम सिरा, जहां मैंने आपको कहा था कि जो पृष्ठ भाग है, आधार तल है, जहां से जीभ जुड़ी होती है, उसके जस्ट आगे का एक संकरा कीप नुमा सिरा होता है। कैसा होता है? कीप नुमा सिरा। उस कीप नुमा सिरे को अपन क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला पाचन अंग अपना क्या है? यह एक पतली कीप नुमा संरचना होती है। यह पतली कीप नुमा संरचना होती है। ठीक है, अब देखिए मुख गुहा के जस्ट ऊपर में अपना क्या होता है? नासा छिद्र होता है। ठीक है, नासा छिद्र से वायु अंदर आती है और मुंह से हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ये दोनों यहाँ से होते हुए कहाँ आते हैं? आगे ग्रसनी के अंदर। कहाँ आते हैं? ग्रसनी में। मतलब वायु और भोजन दोनों ही ग्रसनी में एक साथ चलते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? यह वायु तथा भोजन के पथों का क्या करती है? साझा करती है। पथों का साझा करती है। ठीक है, ग्रसनी जैसे ही खत्म होती है, ग्रसनी खत्म होने के बाद यहाँ एक संरचना होती है और इसके बाद में एक लंबी सी नली होती है। ठीक है, इस लंबी सी नली को हम लोग कहते हैं ग्रास नली, या इसको कहते हैं भोजन नली। ठीक है, ग्रास नली या भोजन नली। इसके पास में एक नली और होती है। ठीक है, जो अपन श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। इस नली को कहते हैं श्वसन नली। ठीक है, तो देखिए भोजन और श्वास दोनों यहां से फिर सेपरेट हो जाते हैं। भोजन तो चला जाता है ग्रास नली में और श्वास जो चली जाती है श्वसन नली के अंदर। ठीक है, इस चीज को अपन आगे श्वसन तंत्र में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए वायु और भोजन के पथों का क्या हो गया? साझा हो गया। इसके पश्चात यह 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली कौन सी? नासा ग्रसनी। ठीक है, दूसरी मुख ग्रसनी। ठीक है, और जो तीसरी होती है वो होती है अपनी कंठ ग्रसनी। देखिए ग्रसनी का अंतिम सिरा, ग्रसनी का अंतिम सिरा कौन होती है? कंठ ग्रसनी। ठीक है, और ग्रसनी के जस्ट बाद कौन शुरू हो रही है? देखो ग्रास नली। इसका मतलब जो ग्रसनी का अंतिम सिरा कंठ ग्रसनी है वो किस में खुलेगा आकर जाके? ग्रास नली में। कहाँ खुलेगा? ग्रास नली में। ठीक है, तो यह है ग्रसनी। इसके बाद में शुरू होगी ग्रास नली। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं ग्रास नली में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पाचन तंत्र का तीसरा पाचन अंग ग्रास नली। ठीक है, देखो ग्रास नली। देखिए ये जो ग्रास नली है, ये ग्रास नली ग्रसनी से शुरू होती है और आगे कहाँ तक जाती है? आमाशय तक। कहाँ तक जाती है?
आमाशय तक। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इस ग्रास नली के अंदर इसकी जो दीवारें होती है उन दीवारों पर कुछ पेशियां पाई जाती है। इन पेशियों का नाम होता है समवर्णी पेशियां। क्या नाम होता है, समवर्णी पेशियां। और ये समवर्णी पेशियां क्रमानुकुंचन गति करती है। कैसी गति, क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति का मतलब ऐसे एकत्रित होती है, वापस शिथिल होती है, ठीक है ना, जैसे सांप गति करता है ना, उसी प्रकार से। तो होता क्या है कि जैसे ही भोजन इस ग्रास नली में आता है, ये सवर्णी पेशियां क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन को धीरे धीरे आगे भेजती है और फिर कहाँ पहुँचा देती है, आमाशय में, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रास नली है वो भोजन को क्या बनाती है, लसलसा बनाने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, संकरी पेशीय नली होती है, ठीक है। फिर यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसकी दीवारों में समवर्णी पेशियां पाई जाती है। समवर्णी पेशियां पाई जाती है जो क्रमानुकुंचन गति करती है। क्या करती है, क्रमानुकुंचन गति करती है। उसके बाद ग्रास नली का क्या काम है, भोजन को लसलसा बनाना। यह भोजन को लसलसा बनाती है, जिसे बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस। इस वर्ड को याद रखना, ग्रास नली के अंदर जो लसलसा भोजन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस ग्रास नली के बिल्कुल शीर्ष पर मैंने कहा था एक संरचना पाई जाती है। ग्रास नली के शीर्ष पर एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना का जो नाम है वो नाम होता है अपना घाटी ढक्कन, या इसी को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, एपिग्लोटिस जो है वो ये तय करता है कि भोजन श्वास नली में ना चला जाए। भोजन किस में जाना चाहिए, ग्रास नली या भोजन नली में। अगर वो श्वास नली में चला गया तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए जो घाटी ढक्कन है वो क्या तय करता है कि भोजन जो है वो श्वास नली में न जाए। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रास नली के शीर्ष पर, ठीक है। ग्रास नली के शीर्ष पर एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो ये तय करता है कि भोजन श्वास नली में न जाए। भोजन श्वास नली में न जाए, ठीक है। ये अपनी हो गई ग्रास नली। पाचन तंत्र का तीसरा अंग ग्रास नली। इसके बाद अपन चलते हैं आमाशय पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं आमाशय पे। चलिए, अगला जो अपना हिस्सा है वो कौन सा है, नंबर 4, आमाशय। देखिए, इस आमाशय की संरचना कैसी लग रही है, अंग्रेजी के जे अक्षर के जैसी, ठीक है ना, इस प्रकार से ये देखो, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो आमाशय है वो एक टाइम में 3 किलो या
3 से 4 लीटर भोज्य सामग्री को संग्रहित कर सकता है। यानी अगर पूछ ले आमाशय की क्षमता कितनी होती है तो 3 किलो या 3 से 4 लीटर। ठीक है, तो देखिए जे आकार की थैलीनुमा संरचना जो 3 किलो या 3 से 4 लीटर भोज्य सामग्री को संग्रहित करती है। ठीक है, उसके बाद इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला, जिसको अपन जठरागम या कार्डियक कहते हैं, बीच का जो भाग होता है उसको फंडिस कहा जाता है, और जो अंतिम भाग होता है वो होता है जठर निर्गमी भाग। देखो, आमाशय का पहला भाग कौन सा? जठरागम या कार्डियक। तो यहां से देखो क्या है कि जो ग्रास नली है वो आमाशय के किस भाग में खुलती है? तो सबसे प्रथम भाग कौन सा है? जठरागम या कार्डियक। फिर बीच का भाग कौन सा हो गया? फंडिस। और अंतिम भाग कौन सा है? जठर निर्गमी भाग। ठीक है, अब देखिए भोजन यहां आ गया। ठीक है, यहां आने के बाद एक द्वार तो होता है यहां पर और एक द्वार होता है यहां पर। 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, 2 प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है कि भोजन यहां से वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए और आमाशय का काम खत्म न हो उससे पहले भोजन यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए तो यहां पर सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? जठरागम। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रास नली अवरोधनी। मतलब जठरागम के अंदर एक ऐसी नली होती है जो भोजन को वापस ऊपर जाने से रोकती है, उसका क्या नाम है? ग्रास नली अवरोधनी। और एक नली होती है जो सबसे लास्ट हिस्से में होती है, उसको कहते हैं जठर निर्गमी अवरोधिनी। जठर निर्गमी अवरोधिनी मतलब आमाशय की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले भोजन ऊपर न जाए, इसके लिए कौन है? ग्रास नली अवरोधनी। कहाँ होती है? जठरागम या कार्डियक भाग में। और भोजन नीचे ना जाए, इसके लिए कौन सी अवरोधनी होती है? जठर निर्गमी अवरोधनी। किस भाग में? जठर निर्गमी भाग में। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आमाशय है उसकी दीवारों से क्या स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? जठर रस। अब इस जठर रस के अंदर क्या क्या है? एक तो HCl, एक होता है अपना पेप्सिन और एक होता है रेनिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम एक पाचक एंजाइम है, रेनिन भी एक पाचक एंजाइम है। ठीक है, अब देखिए ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन जो है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। पहले ये पेप्सिन नहीं होता है, इसका क्या नाम होता है? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। अब भोजन जब आया है आमाशय के अंदर तो भोजन के अंदर उपस्थित प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन काम में आता है। तो पेप्सिन का जो ये रूप है वो प्रोटीन का पाचन नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि ये जो HCl है, ये HCl इस प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को किस में बदलता है? पेप्सिन में। उसके बाद जो पेप्सिन है वो क्या करता है? प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टाइड में। किस में बदलता है? पेप्टाइड में। ठीक है, फिर ये रेनिन,
ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है। ठीक है, अब ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये रेनिन एंजाइम कैसीन नाम के प्रोटीन को पैराकेसिनेट में बदलता है। किस में बदलता है, पैराकेसिनेट। कैसीन भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। ये कैसीन नाम का प्रोटीन माँ के दूध में पाया जाता है। माँ का दूध कौन पिएगा, छोटा बच्चा। इसका मतलब जो रेनिन एंजाइम है वो किस में स्रावित होता है, छोटे बच्चों में, क्योंकि रेनिन एंजाइम माँ के दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को पैराकेसिनेट में बदलने का काम करता है। ठीक है, और ये जो HCl है, ये HCl आमाशय की ऑक्सिनटिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कौन सी कोशिका, ऑक्सिनटिक कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह है अपना चौथा भाग, किसका, पाचन तंत्र का। कौन सा है, आमाशय। काफी इंपॉर्टेंट है। आमाशय किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से, और ग्रास नली का अंतिम सिरा आमाशय के प्रथम भाग कार्डियक में खुलता है, जिसको जठरागम कहते हैं। मध्य भाग इसका होता है फंडिस, अंतिम भाग होता है जठर निर्गमी भाग। ठीक है, आमाशय एक समय में 3 किलो या 3 से 4 लीटर भोज्य पदार्थ को एकत्रित या संग्रहित कर सकता है। उसके बाद आमाशय की दीवार से क्या स्रावित होता है, जठर रस, जिसमें HCl, पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला जो अपना पाचन अंग है, छोटी आंत, उसको शुरू करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अपना जो अगला पाचन अंग है, छोटी आंत। ठीक है, देखो ये जो अपना आमाशय है, इस आमाशय का जो अगला हिस्सा है, यहाँ से, इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रहणी। इस ग्रहणी के बाद में एक आता है अग्र क्षुद्रांत। ठीक है, और एक आता है क्षुद्रांत। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, छोटी आंत। ठीक है, आमाशय का अगला भाग छोटी आंत के ग्रहणी में खुलता है। ठीक है, उससे आगे होता है अग्र क्षुद्रांत और उसके आगे होता है क्षुद्रांत। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत। ठीक है, तो आमाशय का जठर निर्गमी भाग, आमाशय का जठर निर्गमी भाग छोटी आंत के ग्रहणी में खुलता है। छोटी आंत के ग्रहणी में खुलता है। ठीक है, अब देखो ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, इसके 3 भाग हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कौन है, ग्रहणी। दूसरा भाग अग्र क्षुद्रांत और तीसरा भाग है क्षुद्रांत। ठीक है, देखिए ग्रहणी के अंदर क्या है, सर्वाधिक पाचन। ठीक है, तथा अवशोषण। और इस पाचन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रासायनिक पाचन। क्या कह सकते हैं,
रासायनिक पाचन किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। यानी पाचन ग्रंथियों द्वारा जितने भी एंजाइम स्रावित होते हैं वो सब के सब अपना काम कहाँ करेंगे? इस छोटी आंत के अंदर करेंगे, और छोटी आंत में भी कहाँ करेंगे? ग्रहणी के अंदर। ठीक है। अवशोषण मेन रूप से अग्र शुद्रांत या शुद्रांत में होता है, और यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है? रासायनिक पाचन। ये जो ग्रहणी है इसको हम लोग छोटी आंत का जो है वो अपन कह सकते हैं सबसे छोटा भाग है। क्या है? सबसे छोटा भाग। ठीक है। फिर आते हैं अग्र शुद्धांत पे। ठीक है। तो पचित भोजन से प्राप्त आहार रस का क्या होता है? अवशोषण होता है। आहार रस का क्या होता है? अवशोषण। किसके द्वारा होता है? आंत्र कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा होता है? आंत्र कोशिकाओं द्वारा। जब आपको मैं पाचन ग्रंथियां पढ़ाऊंगा और उस वहां पर पाचक एंजाइम जब पढ़ेंगे तब आंत्र कोशिकाओं द्वारा स्रावित रस भी वहां पर पढ़े जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है शुद्रांत। यहाँ क्या होता है? यहाँ पित्त लवण, यहाँ पित्त लवण तथा विटामिन का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? पित्त लवण तथा विटामिन का अवशोषण होता है। तो ये अपनी क्या है? छोटी आंत है, जिसका पहला भाग क्या है? ग्रहणी, जो आमाशय के अंतिम भाग जठर निर्गमी से जुड़ता है। मध्य भाग क्या है? अग्र शुद्धांत। ठीक है। उसके बाद में क्या है? शुद्रांत। ये छोटी आंत का अंतिम भाग है। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है, जो छोटी आंत का अंतिम भाग जो बड़ी आंत के अंधनाल से जुड़ा होता है। बड़ी आंत के अंधनाल से जुड़ा होता है। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं बड़ी आंत। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके पश्चात आगे चलते हैं। देखिए बड़ी आंत। देखिए मुख्य जो पाचन और अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो हमारे छोटी आंत में पूरी हो चुकी है। ठीक है। लेकिन इसके पश्चात भी कुछ ऐसे जटिल पोषक तत्व बच जाते हैं जिनका थोड़ा सा पाचन बाकी रह जाता है, या कुछ ऐसे आहार रस बच जाते हैं जिनका अवशोषण बाकी हो जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा काम अपने बड़ी आंत के अंधनाल में, वृद्धांत में वहाँ पूरा होता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात बड़ी आंत की क्या है? यहाँ किण्वन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ बता देता हूँ। ये जो अपना ग्रहणी का भाग है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। और ग्रहणी, फिर अग्र शुद्रांत, फिर शुद्रांत। ठीक है। देखिए ये ग्रहणी है, ये जो है यहाँ पर इसको कहते हैं अग्र शुद्रांत, और ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं शुद्रांत। ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है इसको यहाँ से अपन ऐसे लेते हैं, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं अंधनाल। क्या कहते हैं? अंधनाल। ठीक है। अंधनाल के बाद में ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसको कहते हैं आरोही वृद्धांत।
आरोही वृद्धांत्र। ठीक है, ये जो क्षैतिज में जो लाइन दिख रही है वो अपना कौन सा हो जाएगा, अनुप्रस्थ वृद्धांत। ठीक है, और ये जो है इसको कहते हैं अवरोही वृद्धांत। ठीक है, ये जो लाइन है यहां पर मुड़ी हुई इसको कहते हैं सिग्माकार। सिग्माकार के बाद में आता है मलाशय। क्या आता है, मलाशय। मलाशय के बाद में आता है गुदा, नाल, या इसको अपन गुदा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इतने जो पार्ट हैं यहां से लेकर यहां तक मलाशय तक, इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी आंत। और बड़ी आंत में मुख्य रूप से क्या होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। 3 भाग होते हैं इसके भी। कितने भाग होते हैं, 3। ठीक है, 3 में पहला कौन सा है, अंधनाल। कौन सा है, अंधनाल। ठीक है, यह अग्रशुद्रांत से जुड़ा होता है तथा कुछ आहार रसों का अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण। और जो भोजन बच जाता है उसको कहाँ भेजता है, वृद्धांत में। तथा शेष भोजन को वृद्धांत में भेजता है। कहाँ भेजता है, वृद्धांत। उसके बाद में नंबर 2 पे कौन आती है, वृद्धांत। ठीक है, इस वृद्धांत के भी कितने पार्ट होते हैं, 4। ठीक है, कौन कौन से 4 पार्ट है, देखिए। सबसे पहले तो आरोही वृद्धांत, उसके बाद में अनुप्रस्थ वृद्धांत, उसके बाद में अवरोही वृद्धांत, और सबसे अंत में सिग्माकार। ठीक है, ये जो वृद्धांत है वो लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। अब इन चारों की भी अलग अलग लेंथ है। इसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अनुप्रस्थ की होती है अपने 50 सेंटीमीटर। अवरोही वृद्धांत होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर लंबा, और जो सिग्माकार होता है वो होता है 40 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, तो वृद्धांत में क्या होता है, नॉर्मली जो अपशिष्ट पदार्थ अब बचे हैं, अब देखो पाचन तो कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मली कुछ एक ऐसे आहार रस होते हैं जिनका अवशोषण बाकी है। बाकी यहाँ पर क्या बचते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। इन अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है और बड़ी आंत का जो अंतिम हिस्सा होता है मलाशय, ठीक है, वहां भेज दिया जाता है। देखो बड़ी आंत के 3 भाग हैं, अंधनाल, वृद्धांत और मलाशय। 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, अपशिष्ट एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं, अपशिष्ट एकत्रित होते हैं, और इसका अंतिम 3 सेंटीमीटर लंबा भाग गुदा नाल कहलाता है। क्या कहलाता है, गुदा नाल। देखो